देखिए भाई, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैराडे के दोनों लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अब उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या आए थे, मैं आपको एक बार याद दिला दूं। जो पहले लॉ से हमारा ये निकल कर आया था W इक्वल्स टू ZIT, फॉर्मूला ये आया था। दूसरे लॉ से ये निकल कर आया था कि W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2 के बराबर होता है, और निकल कर आया था यहाँ से E इक्वल्स टू FZ होता है, जैसे Z इक्वल्स टू E अपॉन F, मतलब E अपॉन 96,500। तो ये सारी बातें हमने कल देख ली। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर is passed in aqueous solution of copper sulfate for 1 hour. The 0.2 एम्पियर करंट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कितने घंटे पास कराया गया? 1 घंटे पास कराया गया। तो कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। भाई कॉपर Cu2 प्लस है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाली कैथोड होती है, तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना है। तो कॉपर हमारा जो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना डिपॉजिट हुआ उसका वजन बताइए। देखो भाई कैसे होगा। हमें इन्होंने दिया है करंट 0.2 एम्पियर और टाइम दिया है 1 आवर का, मतलब उसको सेकंड में बदल दीजिए तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, क्या निकालना है, कितना डिपॉजिट हुआ कॉपर। तो मीन्स W की वैल्यू चाहिए। तो W क्या होता है, ZIT। अब बात क्या है कि भाई W निकालने आए हो, I की वैल्यू आपके पास है, T की वैल्यू आपके पास है, इसको स्मॉल t लिख देते हैं, लेकिन Z की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा? बताइए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z इक्वल्स टू E बाई F। तो यहाँ पर मैं Z की जगह पर E अपॉन F नहीं लिख सकते क्या? तो E अपॉन F इंटू IT हो गया। अब F की वैल्यू मुझे मालूम है 96,500 होती है, I की वैल्यू मालूम है, T की वैल्यू मालूम है, अब E की वैल्यू मालूम नहीं है। E क्या है यहाँ पर? हाँ जी पूजा, E क्या है? अरे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको कॉपर का। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी एटॉमिक मास है, जो कैटायन है ना Cu2 प्लस, तो उसका एटॉमिक वेट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो उसका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ऐसे तो निकालते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, और वैलेंसी कितनी है 2, तो यहाँ से डिवाइड होकर आ रहा है 31.75। तो यहाँ पर हम E की जगह पे 31.75 पुट कर देंगे। तो W की क्या वैल्यू आ रही है भाई, 31.75 अपॉन 96,500 इंटू 0.2 इंटू 3600। यहाँ से सॉल्व करके हमारा कॉपर का जो वेट है वो आ जाएगा, एंड विच इज 0.2369 ग्राम।
देखिए इसको ध्यान से। ओके, लगी बात को? ठीक है, आगे आते हैं। वीडियो भी ब्लर हो रही है ना? ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट करंट वॉज पास्ड फॉर 5 आवर्स। तो देखो जो जो गिवन है वो लिखते जाएंगे। तो भाई एक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया एक्सपेरिमेंट, तो उसमें से जो करंट पास हुआ वो 5 आवर के लिए पास कराया है। तो टाइम हमें मिल गया सीधा सीधा 5 आवर। फॉर 5 आवर थ्रू 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, और दोनों सेल से वो पास हुआ, 2 सेल जो कि हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखा गया द फर्स्ट सेल कंटेन्स गोल्ड सॉल्ट। तो भाई हमारा जो पहला वाला सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसके अंदर गोल्ड का कोई सॉल्ट था, और जो दूसरा वाला है उसके अंदर कॉपर का हमारा कोई सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है मतलब। तो कह रहे हैं जो गोल्ड पाया गया जो कि हमारी इलेक्ट्रोड पे आकर डिपॉजिट हुआ वो 9.83 ग्राम हुआ, मतलब 1 तोले से थोड़ा सा कम आपका गोल्ड वहां पर आके डिपॉजिट हुआ। तो कह रहे हैं कि ये बताओ कि जब अगर गोल्ड इतना के डिपॉजिट हुआ है तो फिर कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा। तो कॉपर का वेट निकालना है आपको, और फिर बाद में क्या कह रहे हैं करंट भी निकालिए। तो भाई करंट कितनी पास हुई होगी। तो क्वेश्चन देखो समझ में आ गया होगा। अब देखो करना क्या है। मेरे टाइम 5 घंटे हैं, तो पहले इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करिए। तो 5 × 3600 ये तो होगा सेकंड। और जो हमें गोल्ड मिला तो WG कह देते हैं। तो WG जो हमें मिला विच इज 9.83 ग्राम। निकालना क्या है WC। कैसे निकालोगे, फैराडे के सेकंड लॉ से। क्या कहता है वो कि WG अपॉन WCU इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मैं G क्यों लिख रहा हूँ, अच्छा गोल्ड के लिए G लिख रहा हूँ, चलो वरना AU से भी लिख सकते हैं। फिर ये गोल्ड का सिंबल तो AU होता है ना, अभी चलो G लिख दिया तो लिख दिया। तो ये EG अपॉन ECU। तो भाई ये भी बात मालूम है हमें, WCU निकालना है, EG और ECU की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे भाई, ECU की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकला हुआ है पहले से। देखिए क्या करना है, अब हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड और निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड कैसे निकालोगे भाई, तो गोल्ड का एटॉमिक वेट ऊपर रखो और गोल्ड के वैलेंस के नीचे रखो। तो गोल्ड के एटॉमिक वेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 197। गोल्ड की वैलेंसी कितनी होती है आपको बताना पड़ेगा, कितनी होती है। नहीं मालूम,
AU3+ देखा होगा ना आपने, AuCl3 इस टाइप का देखा है। तो AuCl3 तभी तो बनेगा जब गोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अरे एल्यूमिनियम वाले पीरियड में तो आता है, मतलब सॉरी ग्रुप में, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में तो आता है। तो ये आपका Eg197 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 65.67 है ना। हाँ ये तो खत्म कहानी। WCU की वैल्यू निकाल लीजिए अब आप। तो WCU इज इक्वल्स टू WG ECU अपॉन EG। तो WCU क्या आ रहा है, वेट ऑफ गोल्ड कितना है, 9.83 ग्राम। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 31.75, गोल्ड का इक्विवेलेंट वेट 65.67। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो गोल्ड कॉपर का जो हमारा वेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4.753 ग्राम। देखो भाई मैं कैलकुलेशन नहीं कराता हूँ आपको, लेकिन आप ये जब प्रैक्टिस करने बैठते होगे सेल्फ स्टडी की रोज, तो ये न्यूमेरिकल खुद करके देखा करिए और कैलकुलेशन खुद से करा करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं आपको। तो जब तक कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और मिस्टेक ज़्यादा आएंगे अगर एंड टाइम पे करने बैठोगे तो। फिलहाल तो ये हमारा कॉपर का वेट आ गया। और हमसे क्या कहा था कि भाई करंट बता दीजिए, बता देंगे करंट में क्या दिक्कत है, किसी का भी ले लो। इसकी बात कर लेते हैं कॉपर वाले की। भाई WCU इक्वल्स टू क्या होगा, ZIT। तो WCU की वैल्यू कितनी है, 4.753। Z की वैल्यू कितनी, E अपॉन F, मतलब E कितना 31.75, F कितना 96,500। आई निकालने आए हैं, टाइम कितना 5 × 3600। यहाँ से आई की वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, कितना आ रहा है 0.802726 एम्पियर। देखिए इसको यहाँ से क्लियर है। हाँ जी समझ में आया।
आपको क्लियर है रवि? रवि क्लियर है क्वेश्चन ये? ओके, ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास, हाउ लॉन्ग से क्या समझ में आया? सीधी सीधी बात समझ में आई कि हमसे क्या पूछा जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। करंट कितना है? 3 एम्पियर है। Through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of area 80 centimeter square and with a thickness of 0.005 millimeter। अच्छा क्वेश्चन है। 000 मतलब 0.005 मिलीमीटर थिक लेयर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन क्या है कि एक आपने मेटल किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। अब चलो एक जनरल क्वेश्चन पहले के क्लास का आपका टेस्ट लेता हूँ मैं कि भाई हमारा ये जो मेटल की जो रॉड है जो कि हमने डिप करी है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर, जिस पर मैं चाह रहा हूँ कि सिल्वर की कोटिंग हो जाए, तो ये जो मेरी मेटल की रॉड होगी ये मैं इसको कैथोड मानूंगा या एनोड मानूंगा? बताइए। नहीं मालूम? भाई जो सिल्वर है Ag प्लस पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो Ag बनेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले रहा मतलब हो रहा है रिडक्शन। तो ये सारी चीजें किधर होती हैं? एनोड पर या कैथोड पर? तो कैथोड पे जाएगा ये। हम जो मेटल जो लेंगे उसको हमारी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। सही है, कोटिंग करना सिखा रहा हूँ आपको कैसे होती है कोटिंग फिलहाल। तो हमें निकालना क्या? टाइम निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है W = ZIT। सिंपल सा ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो भाई टाइम निकालना है, करंट दे दिया है, Z की वैल्यू हम निकाल ले लेते हैं। ये जो मास है ये निकालने का इन्होंने सामान दे दिया। ये इन्होंने सीधे आपको नहीं परोस के रखा, इन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत आप मसाला वगैरह खुद डाल के बनाओ उसे। मतलब W की वैल्यू आपको खुद निकालनी है। भाई सिल्वर की आप कोटिंग करा रहे हो मेटल के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई जो आप कोटिंग करा रहे हो उसका मेटल का सरफेस एरिया कितना? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी मोटी परत चढ़वा रहे हो आप उसके ऊपर, मतलब कितना थिक होना चाहिए वो जो परत है सिल्वर की आपकी चांदी की, तो वो 0.005 मिलीमीटर है। तो इससे आप क्या निकाल लोगे? वॉल्यूम। भाई एरिया की जब आप थिकनेस से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। तो देखो वॉल्यूम क्या हुआ? एरिया इंटू थिकनेस। हमेशा माइंड में रखो कि ये सारे काम करके रहे। ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको Z की वैल्यू पता लगानी है।
एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, वॉल्यूम कितनी है 0.05005 बल्कि, और वो है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेचारा पहले भी इतने पॉइंट में था, चलो इससे ये गया 8 5 का 40 हो गया, तो 0.04 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आई थी। अब वॉल्यूम आई तो इन्होंने डेंसिटी क्यों दी थी, इसलिए तो दी थी कि आप मास निकाल सकोगे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मास की जगह पर हम W लिख देते हैं, तो W अपॉन वॉल्यूम। तो W क्या आ रहा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है सिल्वर की 10.5 ग्राम। देखो डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाली है। अगर किसी और में होती तो मुझे उसी में निकालने पड़ते। तो ये 10.5 इंटू वॉल्यूम 0.04। तो यहाँ से मेरा वेट निकल कर आ रहा है सिल्वर का 0.42 ग्राम, मतलब लगभग आधे ग्राम की चांदी आप उसके ऊपर चला रहे हैं, मेटल के ऊपर। अब कहानी खत्म। 0.42 आपने यहाँ रखा, Z की वैल्यू E/F, I की वैल्यू 3 एम्पियर इंटू T। अब E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इस बार किसकी बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है, Ag की बात हो रही है। तो Ag का आप एटॉमिक वेट निकालेंगे। एटॉमिक वेट कितना होता है 108 होता है सिल्वर का, अपॉन वैलेंसी कितनी होती है भाई सिल्वर की, फॉर्मूला पूछो ना, नहीं फॉर्मूला पूछा करो वैलेंसी चेक करने के लिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पीरियड या ग्रुप में। भाई आपने AgCl देखा होगा, और बल्कि छोड़ो, क्वेश्चन में गिवन है, हाँ क्वेश्चन में गिवन है कि AgNO3 है, तो NO3 को बाद -1 का चार्ज होता है, तो Ag पे +1 का होगा, तो 1 होगी। तो इक्विवेलेंट वेट इसका Ag का 108 ही आ रहा है। यहाँ रख देंगे, S की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टाइम कितना आ रहा है 0.42 इंटू ये S 10 गया विच इज 96,500 अपॉन E आ गया विच इज 108 इंटू 3। तो यहाँ से हमारा टाइम जो निकल कर आएगा वो सेकंड्स में निकल कर आएगा, तो 125 सेकेंड, 125 सेकेंड लगेंगे भाई इतना काम होने में। इज दैट क्लियर? ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके 1-1, 2-2 नंबर में आ जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, जो मैं अभी कराने वाला हूँ। How much charge is required for each of the following reduction process? देखिए जो नीचे आपको पार्ट्स गिवन है, पहला पार्ट जैसे कि 1 मोल ऑफ Al3+ to Al+, तो कह रहे हैं कि कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन को एल्यूमिनियम बनाने में। मतलब 1 मोल Al3+ है, इससे क्या बनाना है Al बनाना है। तो कैसे बनाओगे समझो जरा। भाई एल्यूमिनियम के ऊपर जब 3+ का चार्ज है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे कि जो Al बन गया। बताइए।
ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो इसके पास से सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो एक एल्यूमिनियम के आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तब जाके वो एल्यूमिनियम बना। लेकिन यहाँ पर कितने हैं एल्यूमिनियम? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हो गया? बताया था आपको एक बार कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो F के बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही तो F के बराबर होता है, मतलब 96,500 कूलम। तो यहाँ पे भी हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन ने 3F इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे या फिर 3F चार्ज लिया होगा तब जाकर वो एल्यूमिनियम बना होगा। तो मतलब कितना चार्ज हो गया? 3 × 96,500। मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना आ रहा है? 2895 00 किलो। बस ऐसे होते हैं क्वेश्चन। भाई पहले ये देखो कि भाई एक चीज दूसरी चीज बनने में कितने इलेक्ट्रॉन ले रही है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले रही है क्योंकि यहाँ पर एक आयन है, लेकिन 1 मोल होंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1 मोल पे कितना होता है? 96,500। तो मतलब 1 F लेता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो 3F चार्ज लिया गया होगा। तो यहाँ पर आ गया। नॉर्मल के लिए देखिए, हाँ तो मैं आपको क्या बताया था कि भाई 3F चार्ज लिया गया होगा, मतलब 289500 कूलम चार्ज लिया जाएगा तब जाके आपके 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन एल्यूमिनियम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। दूसरा पार्ट अब आप बताओगे जरा, सेकेंड पार्ट क्या है? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ Zn2+ टू Zn। Zn2+ से Zn बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे भाई Zn2+ में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 1 मोल Zn2+ है तो कितना चार्ज लिया गया होगा? 2। वेरी गुड। तो 2 × 96,500 कूलम। 0 0 2 5 10 2 2 12 13 2 9 18 19। ओके, और एक क्वेश्चन और है। 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। चलिए ये भी आपको बताएंगे। MnO4- है, फिर Mn2+ बनाना है, तो बताओ जरा कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए? ये Mn2+ बना। ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा
क्योंकि ये सीधा सीधा गिवन नहीं है। अब तक दोनों क्वेश्चन में क्या था कि सीधा सीधा कह रहे थे कि Zn पे इतना चार्ज, एल्यूमिनियम पे इतना चार्ज। यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि मैंगनीज पे कितना चार्ज है, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि निकालते कैसे हैं। भाई मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानो, X, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। तो 4 है तो 4 × -2 और इक्वल टू पूरे पे चार्ज कितना है, -1। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये x - 8 = -1, तो x = 8 - 1, तो x = +7 आया। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो कहाँ जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो अब बताओ जरा कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, फाइव इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो 1 मोल Mn+ ने कितना चार्ज लिया होगा भाई, 5s, मतलब 5 × 96,500, which is 482,500 कूलम। बताइए, इज इट क्लियर? हाँ जी, ओके ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं। How many hours does it take to reduce 3 mole of Fe3 plus to Fe2 plus with 2 ampere current? मतलब how many hours का मतलब कितने घंटे लग रहे हैं, तो टाइम पूछ रहे हैं रिड्यूस करने में 3 moles of Fe3 plus। भाई Fe3 plus से Fe2 plus आप बना रहे हो, लेकिन उसके कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स। तो ये 3 ये हो गए, तो 3 ये होंगे फिर। तो भाई कितना चार्ज लिया गया होगा बताना जरा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए गए होंगे, नहीं भाई एक Fe3+ से एक Fe2+ बनने में 1 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर तो 3 Fe3+ है ना, तो यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, क्योंकि एक को रिड्यूस करने में भी 3+ से 2+ को 1 लिया जा रहा है, तो 3 को लेने में 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे +9 चार्ज है और यहाँ पर +6 चार्ज है, तो मतलब 3 ही तो इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, तभी तो ये 3 कम हुआ होगा। तो भाई ये हमारा 3 मोल में कितने हैं, 3 × F हो जाएंगे। तो कितना चार्ज आ रहा है भाई, 3 × 96,500, which is equals to 289500। मतलब इतना कूलम चार्ज लिया जाएगा बाय फेरिक आयन टू बिकम फेरस आयन। अब क्या पूछ रहे हैं, टाइम बताओ।
तो भाई आपके पास जब चार्ज आ गया तो टाइम निकालना कोई दिक्कत है? जब करंट दे रखा है तो करंट कितना दे दिया था? 2 एम्पियर। बताओ क्या फॉर्मूला लगा दें? Q इक्वल्स टू IT। तो चार्ज 289500 I 2 एम्पियर इंटू T। तो यहाँ पे T की वैल्यू क्या आ रही है? ये डिवाइड करोगे आप तो 2 से डिवाइड करोगे तो 144750 हो जाएगा। लेकिन ये तो आंसर सेकंड में आया, इसको अगर आप 3600 से डिवाइड कर देंगे तो R में आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 40.2 R। मतलब 3 मोल Fe3+ को Fe2+ बदलने में आपको 40 घंटे लगेंगे। देखिए इसको ध्यान से, कुछ पूछना हो तो पूछें। देखिए लगे आप लैपटॉप में थे, सुन लीजिए ये क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन कराया है। अच्छा एक क्वेश्चन बीच में हमारा रह भी गया, वो भी कर लेते हैं। अभी एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन रह गया, लास्ट वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया। देखो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3+ टू Fe2+ व्हेन करंट इज 2 एम्पियर। तो मतलब हमें कितनी देर लगेगी कि Fe3+ के 3 मोल को Fe2+ के 3 मोल में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई हमने क्या देखा, हमने पहले ये बात देखी कि भाई Fe3+ को Fe2+ बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो +2 का चार्ज आएगा। तो अगर 3 Fe3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब 3 Fe2+ चार्ज आएगा। तो ये तो था एक, मतलब 3 मोल Fe3+ को हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं। इसलिए कह सकता हूँ कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहे हैं। तो उनका चार्ज कितना होगा? 3F, मतलब 3 × 96,500 मल्टीप्लाई कराओगे तो 289500 आएगा। आप तो वैसे छोड़िए, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कुछ समझ में आया या दोबारा बताएंगे? हाँ लगी बात। चलो ऐसा करने लगे, आप वीडियो से देख लेना। ब्लर है बहुत। वॉइस क्रैक हो रही है क्या मेरी पूजा? चलिए लगे हुआ, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप वो यूट्यूब की वीडियो से देख लेना। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ये सुन लो। वो लेफ्ट हो गई, उनका नेट में कुछ हो रहा होगा। एक क्वेश्चन रह गया पूजा, सुनिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 6.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। बस इतनी सी बात कह दी इन्होंने। क्या है क्वेश्चन कि भाई कितने कूलम डिपॉजिट होंगे, मतलब चार्ज ही पूछा जा रहा है, कितना कूलम चार्ज डिपॉजिट, मतलब कितना कूलम चार्ज हमें चाहिए होगा कि हम 6.75 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराएं। तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराने का मतलब क्या है कि वही रिएक्शन देखो भाई, Al3+ है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके वो एल्यूमिनियम बनेगा सॉलिड, मतलब तब जाके डिपॉजिट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे 1 मोल एल्यूमिनियम के आयन होंगे तो कितना चार्ज लेंगे? 3F, मतलब 3 × 96,500 कूलम।
तो ये कितना निकल कर आया 289500। ये तो हम कर ही चुके हैं, पीछे भी कराए तो दोबारा हो गया था। तो इतना कूलम चार्ज निकल कर आया। तो इतना जब कूलम चार्ज निकल कर आया तो कितना डिपॉजिट हो रहा होगा, ये 1 मोल के लिए निकल कर आया ना। तो 1 मोल एल्यूमिनियम का वजन कितना होता है, इसका एटॉमिक वेट। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट क्या होता है भाई, इट इज 27 ग्राम। तो मतलब ये बात निकल कर आ गई 289500 कूलम में 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। और हमें कितना चाहिए 6.75 ग्राम। तो उसके लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, वो हम H लिख लेते हैं। ये तरीका हमने बता रखा है कि इतना चार्ज चाहिए 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि तो इसके लिए 6.75 ग्राम जो है, इसके लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, वो H लिख लो। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा भाई, 27x इक्वल्स टू 289500 इंटू 6.75। भाई इसकी एक से करा दी, इसकी एक से करा दी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 289500 इंटू 6.75 अपॉन 27। तो यहाँ से x क्या निकल कर आ रहा है, सॉल्व कर लीजिएगा, वो आ रहा है 72375। कूलम, मतलब इतना कूलम चार्ज चाहिए होगा आपको 6.75 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराने के लिए। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है भाई, चलो आज हमारा ये फैराडे लॉ के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब कल से हमारा जो न्यू टॉपिक शुरू होगा, इट इज कमर्शियल सेल। सेल्स कितने कितने टाइप के होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, वो सब पढ़ोगे। और फिर कोरोजन लास्ट टॉपिक है छोटा सा, वो देखेंगे। देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय।